जोहार, जय मूल्यवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक महान शिक्षा शास्त्री थे और वो आज के लिए भी महत्वपूर्ण शिक्षा के विभाग में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इतने उनके विचार महान थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में अलग अलग स्तर पर कार्य करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिस प्रकार ब्राह्मणवादी लोग दलितों की मसीहा पेश करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जरूर अछूतों के लिए यानी संवैधानिक टर्मिनोलॉजी में कहा जाए अनुसूचित जाति के लिए यानी उनके उत्थान के लिए बड़ा समय दिया है। बाबा साहब ने अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों एवं सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया था। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने अपना मार्गदर्शन किया। उन्होंने छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को कहा था, अभी आपको अध्ययन करना जरूरी है, समाज सेवा करना है तो आपका जब पढ़ाई हो जाएगी तब उसको करना है। डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थियों के अध्ययन के में अपने रुकावट पैदा ना हो, इसलिए वो प्रैक्टिकली वो संदेश विद्यार्थियों को देते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा था, शिक्षा एक आंदोलन है। अगर शिक्षा उपयुक्त लक्ष्यों को पूरा नहीं करती है तो वह निरर्थक है। डॉक्टर अंबेडकर के स्पष्ट विचार थे कि जो शिक्षा आदमी को योग्य न बनाए, समानता और नैतिकता न सिखाए, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो समाज में मानवता की रक्षा करती है, आजीविका का सहारा बनाती है, आदमी को ज्ञान और समानता का पाठ पढ़ाती है। सच्ची शिक्षा समाज में जीवन का सृजन करती है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधि तज्ञ की हैसियत में 12 मार्च 1927 को जो भारतीय समाज के लिए शिक्षा के बारे में कुछ सवाल खड़े किए थे, उनके बारे में आज हम जानेंगे और आज के संदर्भ में जानेंगे। उन्होंने देखा था कि हमारे देश में शिक्षा की जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं हो पाई। उसमें भी अछूत जातियों के साथ साथ सभी बहुजनों में उतनी प्रगति नहीं हो पाई थी। अंग्रेजकालीन भारत सरकार ने स्कूली बच्चों की शिक्षा के समय में जो समस्या चल रही थी उन पर एक रिपोर्ट बनाई थी। उसके मुताबिक देश के स्कूली बच्चों की प्रगति में लड़कों को 40 साल और लड़कियों को 30 साल लग जाएगा, तब प्रगति हो जाएगी। उस समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी सरकार को सुझाव दिया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सरकार के पास 2 विभाग है, दोनों एक दूसरे के उल्टा काम कर रहे हैं। हमारे पास शिक्षा विभाग है जिसका काम है नैतिकता का ज्ञान देना, उनको समाज में रहने लायक बनाना। दूसरी ओर उत्पाद शुल्क का विभाग है जो विचार से एकदम विपरीत दिशा में काम कर रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि महोदय, मेरे विचार से मेरी मांग बड़ी नहीं है। अगर मैं कहूं कि हम शिक्षा में कम से कम उतनी राशि तो खर्च करें जितनी हम लोगों से उत्पाद शुल्क में एंड टैक्स के स्वरूप में लेते हैं। हम इस प्रेसिडेंसी में शिक्षा पर प्रति 14 आना खर्चा करते हैं, परंतु उत्पाद शुल्क में एंड टैक्स में 2 रुपये 17 आना खर्चा होता है, यानी हम लेते हैं। मेरे विचार से यह न्यायोचित होगा। शिक्षा पर हम जितना खर्चा तय किया, हम लोगों से जितना खर्चा लेते हैं, जितना टैक्स लेते हैं, उतना खर्च करना चाहिए। आज भी भारत में अंग्रेजों से आजाद होने के बाद भी परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। आज देश का बजट 35 लाख करोड़ रुपए का है। शिक्षा की देवी सरस्वती कहने वाले जो सरकारें हैं, उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर केवल 1% खर्च किया है, यानी 93,000 करोड़ रुपए खर्चा किया है। उतना ही बजट रखा है ताकि शिक्षा के बजाय जय श्री राम के नारे लगाना और मुसलमानों में प्रतिक्रिया में अल्लाहू अकबर के नारे लगाना, ताकि जाहिल कौम निर्माण हो सके और फैसिस्ट फैक्ट्री की नींव रखी जाए, ताकि ब्राह्मण धर्म के लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठने का मौका मिले और सवर्णों को शिक्षा और नौकरी पर कब्जा बनाया हो जाए। और मुसलमानों में जाहिल बनाने के लिए कुछ वसीम रिजवी जैसे टाइप नेता वो काम कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने वो रखे हुए नेता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस समय स्कूली बच्चों के ड्रॉप आउट की समस्या पर भी विचार किया था, चिंतन किया था। उन्होंने कहा था कि हम इस समय शिक्षा पर जो खर्चा कर रहे हैं उसके अधिकांश भाग वास्तव में अपव्यय हो रहा है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक विद्यालय में दाखिल होने वाला हर बच्चा स्कूल तभी छोड़े जब वो साक्षर हो जाए और अपने शेष जीवन में वो साक्षर बना रहे। लेकिन हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिल होने वाले हर 100 बच्चे में जाते हैं, उसमें से 18 बच्चे कक्षा 4 तक पहुंचते हैं। शेष बच्चे 100 में से 82 पुनः निरक्षरता की दुनिया में चले जाते हैं।
16 फरवरी 2017 को संसद में तत्कालीन सांसद राजू शेट्टी ने विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट की समस्या पर तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री प्रोफेसर उपेंद्र कुशवाहा जो राज्य मंत्री थे उनको सवाल पूछा था। उनका जवाब आया था कि प्राथमिक स्तर पर देश के सभी वर्गों की बच्चों की औसत ड्रॉप आउट की जो है 4.13% है, अनुसूचित जाति की 4.6% है, अनुसूचित जनजाति की 6.9 है, मुस्लिमों की 6.54% है। इसी तरह उच्च प्राथमिक शिक्षा में सभी श्रेणियों की औसत ड्रॉप 4.3% है और अनुसूचित जाति की 5.51% है और अनुसूचित जनजाति की 8.59 है और मुसलमानों की 9.49% है। और माध्यमिक स्तर पर देखेंगे उनकी औसतन ड्रॉप आउट 17.6% है और अनुसूचित जाति की 19% है और अनुसूचित जनजाति की 24.68% है और मुसलमानों की 24.12% है। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो बाहर जो लोग हैं 2 करोड़ बच्चे मुख्य धारा में लाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसे क्रियान्वयन करने के कम चुनौतियां नहीं होगी क्योंकि कोविड-19 के कारण दुनिया भर के 91% से अधिक बच्चे प्रभावित हो गए। अकेले भारत में प्रभावित बच्चों की संख्या देखेंगे 0.32 बिलियन के आसपास है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के 84% बच्चे हैं जिसमें 70% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब बाबा साहब के संदर्भ में देखेंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में डॉक्टर अंबेडकर ने वहां के शिक्षा मंत्री के कहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्चा करें, कम से कम यह देखने के लिए करें कि जो खर्चा अंततः हम कुछ परिणाम निकल रहा है। यह परिस्थिति आज भी भारत में जो कि त्यों है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अगला मुद्दा लिया था कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण का जो मुद्दा था, उन्होंने असेंबली में कहा था उन आंकड़ों को जो मुझे ये जानकारी देते हैं कि इस प्रेसिडेंसी में शिक्षा का प्रबंध कैसे होता है। छानबीन करने से मुझे पता लगा कि आर्ट्स कॉलेजों में जो खर्चा किया जाता है 36% खर्चा फीस से मिलता है। हाई स्कूलों पर जो खर्चा होता है 31% भाग फीस से आता है। मिडिल स्कूलों पर जो खर्चा होता है 21% फीस से आता है। महोदय, मेरा निवेदन है, यह शिक्षा का व्यवसायीकरण है। शिक्षा तो ऐसी चीज है, सबको मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग ऐसा नहीं है जो आधार पर चलाया जाए कि जितना वो खर्चा करता है उतना विद्यार्थियों से वसूल किया जाए। शिक्षा को सभी संभव उपायों से व्यापक रूप से सस्ता बना जाए। अभी वही परिस्थिति भारत में है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, उसका एक नारा था, न्यूनतम सरकार अधिकतम राजकाज, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यह नारा दरअसल सरकार का आकार और प्रकार और उसके कामकाज के जो उपक्रम है उसको घटाने का संकल्प था। 2014 के बाद रेलवे बेचा, हमने कुछ नहीं बोला, इसमें कहा हमारा क्या जाता है। BSNL BPCL बेचा तो हमने भी कुछ नहीं बोला। मगर जब शिक्षा और खेतों का जो पूंजीवादी व्यवस्था को बेचने का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके प्रतिक्रिया में आंदोलन शुरू हुआ और किसान और युवा अडानी और अंबानी जैसे कारपोरेट जगत के विरोध में बोलना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि दिवाली में जो छोटे छोटे फटाके होते हैं, वो फटाके की जैसे फोड़ने का कार्यक्रम अंबानी के घर के सामने कर दिया और किसान आंदोलन को हटाने के लिए ये शासक जातियों ने एक षड्यंत्र किया ताकि निजीकरण का धंधा आने वाले समय में चला रहे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की एक रिपोर्ट 2020 में आई थी। उसका शीर्षक था भारत में शिक्षा पर सामाजिक पारिवारिक उपभोग। इस रिपोर्ट में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर जो लोगों का जो भरोसा टूट रहा है उस पर एक जिक्र किया है। जिस शिक्षा व्यवस्था पर भारत सरकार देश के GDP का 4% खर्चा करता है, जिसके लिए केंद्रीय बजट में 99,300 करोड़ रुपए खर्चे का प्रावधान किया है, वो अपने ही नागरिकों को आकर्षित करने में नाकाम साबित हो रही है। निजी क्षेत्रों के कुछ प्रतिष्ठित और नामी स्कूलों कॉलेजों को छोड़ दे तो उनमें योग्य प्राध्यापक और अध्यापक नहीं है। सरकारी क्षेत्र के अध्यापक कहीं ज्यादा योग्य और प्रशिक्षित होते हैं। आखिर क्या वजह है कि भारी भरकम बजट, अध्यापकों को बेहतर वेतन उसका होने के बावजूद सरकारी शिक्षण व्यवस्था लगातार पिछड़ रही है। एक अजब विडंबना भी है, सरकारी क्षेत्र में एक बार नौकरी मिल जाने के बाद हर नागरिक ये मानने लगता है उसका एक काम रहा है अवकाश प्राप्ति कैसी मिले, हाजिरी लगाना, वेतन प्राप्त कैसे करना चाहिए,
इतना ही काम उसके लिए रहा है, जबकि निजी क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहता है और इस दबाव में नौकरी पर तलवार लटकती रहती है। इस स्थिति में वहां लगातार काम करना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जनगणना की रिपोर्ट विभिन्न जातियों की जो शिक्षा के विकास के संदर्भ में चर्चा किया था। उन्होंने 4 वर्गों में उसको बांटा था। पहला वर्ग कहा था हिंदू सवर्णों का, जिनमें ब्राह्मण है। दूसरे वर्ग में मध्यवर्ती हिंदू है जो राजनीतिक विकसित है, मराठा जैसे अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तीसरा वर्ग जो है उसमें अछूत है, आदिम जनजाति है, अपराधी होने का जो सिक्का लगा हुआ घुमंतु जाति के लोग हैं, और चौथे वर्ग में मुसलमान हैं। इन सभी वर्गों में बड़े पैमाने पे असमानता का आईना दिखता है। इन सभी पिछड़े जातियों की स्थिति मुसलमानों से भी खराब है। आज भी देश में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक जो समुदाय है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, लिंगायत धर्म के लोग हैं, इनकी शैक्षणिक व्यवस्था अभी तक बदली नहीं है। आरक्षण के बदौलत पहली पीढ़ी को अपना प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला और उसके कुछ हद तक सुरक्षित भी हो गई, मगर कांग्रेस और भाजपा के निजीकरण के कार्यक्रम में इन मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म होते जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो गठित सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि मुसलमानों की हालत एससी, एसटी से भी बदतर हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने आजादी के पहले कहा था कि मुसलमानों की हालत पिछड़ों और अनुसूचित जनजाति के लोगों से अच्छी है, मगर आज परिस्थिति बदली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो अभी भारत के हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 मार्च 2021 को बताया था कि प्रसिद्ध भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM में 60% से अधिक ओबीसी और एससी के जो पद खाली है, वही अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के 80% अधिक जो पद है वो भी नियुक्ति नहीं हुई है। अब 42 विश्वविद्यालय में एसटी के लिए आरक्षित 709 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है, उसमें से 500 पद भर चुके हैं। अगर प्रोफेसरों के बाद बात करें, एसटी के लिए आरक्षित 137 है, सिर्फ 9 पदे भरे हैं। इसका अर्थ 93% पद अभी भी खाली है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 1062 प्रोफेसर है, उसमें 1% भी कम लोग एसटी के समुदाय से आते हैं। इसी तरह केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित असिस्टेंट प्रोफेसर के पद 2206 पदों में से 64% भरे हैं। वही प्रोफेसर 378 पदों में 5% से भी कम नियुक्ति हुई है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी का जो शिक्षा के संदर्भ में जो विचार है, चरित्र, व्यवहार, संगठन, अनुभव, आत्मसंवेदना, आत्माभिव्यक्ति का शिक्षा को एक जरिया मानते हैं। उनका मानना था कि विद्यार्थियों को शिक्षा की सहायता से लौकिक और पारलौकिक रहस्यों को ज्ञान होता है और वो समझने के बाद उसका पर्दाफाश करना चाहिए। वे शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने की हिमायती थे। कुल मिलाकर शिक्षा शास्त्री के रूप में आज के शिक्षा के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चिंतन भारत के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के अनुकूल है और वैज्ञानिक दृष्टि से परिपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। दर्शकों को धन्यवाद।